सीमा, वेलकम टू आवर चैनल फर्स्ट फ्लाइट। आज हम क्लास 8 का चैप्टर 5 कोयला और पेट्रोलियम करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले हमारा क्या आता है, पदार्थ। पदार्थ क्या होते हैं? पदार्थ होते हैं वह प्रत्येक वस्तु जो कुछ से कुछ स्थान घेरती है, जिसमें कुछ वजन होता है, वो क्या होते हैं, पदार्थ होते हैं। और पदार्थ ये जो चीज़ें होती हैं, जो भी सामान हमें दिखाई देता है, जैसे जो कुर्सी, मेज और ये जो मार्कर इत्यादि जो भी हमें दिखाई दे रहे हैं, लैपटॉप और ये जो हमें बोर्ड दिखाई दे रहा है, ये जितनी भी चीज़ें होती हैं, वस्तुएं होती हैं, ये जिस सामग्री से बनती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम पदार्थ कहते हैं। तो पदार्थ क्या होते हैं कि कोई भी वस्तु जिस चीज़ से बनी है, जिस सामग्री से बनी है, वो क्या होते हैं? पदार्थ होते हैं। और जो पदार्थ होते हैं ये प्राकृतिक भी हो सकते हैं और ये क्या होते हैं, ये मानव निर्मित यानी कि कृत्रिम भी हो सकते हैं। जो प्राकृतिक होते हैं ये कौन से होंगे? प्राकृतिक संसाधन और कृत्रिम हैं। पदार्थ वो होते हैं कि ये जो भी चीजें होती हैं, जिस सामग्री से बनती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें पदार्थ कहते हैं। जैसे कार, जल इत्यादि, ये सब क्या हैं? ये पदार्थ हैं। पदार्थ का क्या होता है? इनका निश्चित आयतन होता है, इनका द्रव्यमान होता है, यानी कि इनमें वजन होता है और ये स्थान घेरते हैं और इनमें क्या होता है? वजन होता है। ये जो पदार्थ होते हैं ये प्राकृतिक भी होते हैं और मानव निर्मित भी होते हैं। तो पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? ये होते हैं प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित। कौन कौन से होते हैं? प्राकृतिक संसाधन और प्राकृतिक संसाधन कौन से होते हैं? प्राकृतिक संसाधन। और कौन कौन से होते हैं? मानव निर्मित संसाधन। प्राकृतिक संसाधन वो संसाधन जो प्रकृति में पाए जाते हैं, उसका बनाने में मनुष्य का कोई हाथ नहीं होता। वो कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं जैसे सौर ऊर्जा। को क्या हो गया? सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा एक प्राकृतिक संसाधन है। पवन ऊर्जा क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, पेट्रोलियम से हमें बहुत सारे जो होते हैं, बहुत सारी चीजें प्राप्त होती हैं, वो पेट्रोलियम होते हैं। पेट्रोलियम से ही हमें पेट्रोलियम से पेट्रोल, डीजल, कोयला इत्यादि चीजें हमें प्राप्त होती हैं। पेट्रोलियम से हमें डीजल प्राप्त होता है, पेट्रोल प्राप्त होता है और क्या प्राप्त होती है? प्राकृतिक गैस भी पेट्रोलियम से प्राप्त होती है। कोयला होता है, ये क्या होता है? ये भी प्राकृतिक संसाधन है। सौर ऊर्जा हमें पता है, सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा। पवन ऊर्जा होती है, पवन से प्राप्त होने वाली ऊर्जा। पवन ऊर्जा कौन सी होती है? जो हवा से प्राप्त होने वाली ऊर्जा होती है। पेट्रोलियम क्या होती? तो ये भी नेचुरल हो गया। अब आप कहोगे पेट्रोलियम और कोयला कौन से होते हैं? जीवाश्म ईंधन होते हैं। पेट्रोलियम होता है, ये जो पेट्रोलियम ईंधन होता है ये प्राकृतिक कैसे होता है? जब समुद्र में रहने वाले जीव होते हैं वो समुद्र की तलहटी में जाकर के जम जाते हैं, तलहटी में चले जाते हैं, उसके ऊपर मिट्टी की परत जमती जाती है। वायु की अनुपस्थिति के अंदर जब इन्हें बहुत ज़्यादा जो उच्च ताप होता है वो मिलता है, तो उससे बहुत सालों बाद, लाखों सालों बाद ये क्या होते हैं? ये पेट्रोलियम में बदल जाते हैं। कोयला क्या होता है? कोयला भी एक जीवाश्म ईंधन है। तो ये कोयला होता है, ये जो वन इत्यादि होते हैं, ये या तो वन दब जाते हैं नीचे मिट्टी में, या जो जैसे भी ये जो होती है लकड़ी होती है, ये मिट्टी में दब जाती है और फिर इसके ऊपर जो मिट्टी की ओर परतें चढ़ती जाती है और वहाँ इसमें भी क्या होता है कि वायु की अनुपस्थिति में इसमें क्या होता है? बहुत ज़्यादा उच्च दाब और ताप होने के कारण जो लकड़ी होती है वो धीरे धीरे उसमें कोयले में परिवर्तित होती है और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कार्बनीकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कार्बनीकरण कहते हैं। तो ये कौन कौन से होते हैं? प्राकृतिक संसाधन, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, पेट्रोलियम, कोयला और जितने भी हमारे खनिज होते हैं वो भी प्राकृतिक
संसाधन हैं। खनिज, जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन, ये भी क्या होते हैं? प्राकृतिक संसाधन होते हैं। सूर्य का प्रकाश, ठीक है, ये होते हैं। और अब कौन से होते हैं? एक तो प्राकृतिक पदार्थ दो तरह के होते हैं, प्राकृतिक संसाधन मैंने सारा बता दिया। दूसरे होते हैं मानव निर्मित संसाधन। कौन कौन से होते हैं? मानव निर्मित संसाधन। मानव निर्मित संसाधन, नाम मानव निर्मित यानी कि मनुष्य द्वारा बनाए गए, नाम से ही पता चल रहा है ये मनुष्य द्वारा उत्पन्न किए गए संसाधन होते हैं। ये मनुष्य ने बनाए होते हैं। उन संसाधनों को हम मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। जैसे जो कार है ये मानव निर्मित है, कंप्यूटर है ये मानव निर्मित है। ये सब चीजें किसकी होती हैं? ये मानव निर्मित संसाधन होते हैं। पर इस चैप्टर में हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं प्राकृतिक संसाधनों के बारे में हम पढ़ेंगे। प्राकृतिक संसाधनों में प्राकृतिक जो संसाधन होते हैं वो भी दो तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से होते हैं? एक तो होते हैं प्राकृतिक संसाधन कौन से होते हैं? अक्षय प्राकृतिक संसाधन। ऐसे प्राकृतिक संसाधन जो कभी नष्ट नहीं होते, उनका कभी क्षय नहीं होता, वो कौन से होते हैं? अक्षय प्राकृतिक संसाधन। कौन से होते हैं? अक्षय प्राकृतिक संसाधन। अक्षय प्राकृतिक संसाधन। देखो जो क्षय होता है, क्षय होना मतलब कहते हैं ना क्षय होना, यानी कि धीरे धीरे नष्ट होना, डिके होना। और अक्षय, अक्षय मतलब क्षय नहीं होना, यानी कि उनको हम कितना ही उपयोग करें तो वो समाप्त नहीं होते। पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा क्या होती है? इसका चाहे जितनी मर्जी हम उपयोग करें ये समाप्त नहीं होती। कौन से होता है इसमें? पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा। और क्या होती है? सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा हम जितना मर्जी चाहे इस्तेमाल करें ये कभी समाप्त नहीं होती। आजकल सौर ऊर्जा पे सरकार बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल होते हैं, जो पेट्रोलियम होता है, कोयला होता है, ये समाप्त होने वाले होते हैं। तो ठीक है, तो इसलिए सरकार किस पे ध्यान दे रही है? अक्षय प्राकृतिक संसाधन होते हैं उन पे सरकार का ध्यान है। अक्षय प्राकृतिक संसाधन है पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा। इसके जो राजस्थान, गुजरात इत्यादि में है, इसके विशाल भंडार है पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा के। दूसरे होते हैं समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन, यानी कि ऐसे संसाधन भी होते हैं जिनका यदि हम उपयोग करते हैं तो वो एक समय बाद समाप्त हो जाएंगे, और यदि हमने उसका अंधाधुंध उपयोग किया तो वो बहुत जल्दी समाप्त हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम उनको इस्तेमाल करते रहें और वो समाप्त ना हो। तो कौन से होते हैं? दूसरे होते हैं समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से होते हैं? समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन होते हैं, यानी कि उनका उपयोग करेंगे तो वो क्या होंगे? समाप्त हो जाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो समुद्र में रहने वाले जीव होते हैं, जो वो मर करके नीचे समुद्र की तलहटी में चले जाते हैं, उसके ऊपर लगातार मिट्टी की परत जमती जाती है और उच्च दाब और ताप के कारण वो जीवाश्म ईंधन के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। इसी प्रकार को पेट्रोलियम का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया में लाखों साल लग जाते हैं, परंतु जो हमारे पास जो इनके पेट्रोलियम के भंडार हैं, जो ज्ञात भंडार हैं, वो तो कुछ 100 साल ही चलेंगे और इसको बनने में कितने लाखों साल लगते हैं। तो ये क्या होते हैं? ये समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन है। इसका हमें सोच समझ करके उपयोग करना चाहिए। तो पेट्रोलियम कौन से होते हैं? समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन कौन सा होता है? पेट्रोलियम। पेट्रोलियम है ये समाप्त होने वाला
जो है प्राकृतिक संसाधन है। दूसरा होता है कोयला। कोयला क्या होता है? कोयले का निर्माण कैसे होता है? जब वनस्पति होती है वो जमीन में वो जब वनस्पति होती है उसके ऊपर मिट्टी की परत जमती जाती है और उच्च दाब और वायु की उपस्थिति में उच्च ताप और दाब के कारण जो होता है कोयला, जो वनस्पति होती है वो कोयले में परिवर्तित हो जाती है और इसे क्या कहते हैं? कार्बनीकरण कहते हैं। तो कोयला भी क्या है, बहुत साल लगते हैं कोयले को बनने में, कोयले का निर्माण होने में। और कोयला जो है इसका यदि हमने अंधाधुंध उपयोग किया तो ये भी समाप्त हो जाएगा। इस पार्ट में हम किसका जिक्र करेंगे? समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। और जो समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन है वो कौन? इसमें इस पार्ट में समाप्त कोयला और पेट्रोलियम के बारे में हम जिक्र करेंगे, यानी कि समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन कौन से हैं? कोयला, पेट्रोलियम, जीवाश्म ईंधन इत्यादि, ये सब क्या है? समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन हैं। और ये क्या होते हैं? ये सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं और इनको बनने में लाखों साल लगते हैं और इनका अंधाधुंध उपयोग हमने किया तो ये जल्दी समाप्त हो जाएगा। मैं चाहती हूँ कि इस चैप्टर के माध्यम से आप सभी में जागरूकता आए और आप ये जो समाप्त होने वाले जो प्राकृतिक संसाधन हैं इनका कम उपयोग करें और जो अक्षय प्राकृतिक संसाधन हैं उनका अधिक से अधिक उपयोग करें। सौर ऊर्जा की प्लेट्स लगाएं, पवन ऊर्जा का उपयोग करें। और मैं चाहती हूँ कि सरकार भी इस काम में हम सबका सहयोग करें और सरकार जो है वो नई नई टेक्निक लेकर के आए ताकि जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनके लिए कोयले और पेट्रोलियम के भंडार सुरक्षित रहें। तो इनके जो होते हैं समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन और कौन से होंगे? वन, खनिज, ये सब भी समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन हैं। जो वन और वन्य जीव होते हैं, आजकल सरकार वैसे कहती है कि जो चिड़ी वगैरह होती हैं, चिड़िया वगैरह थी, ये हमें कम देखने को मिलती है। सांपों की प्रजातियां लुप्त हो रही हैं। ये सभी जीव हमारे लाभ के लिए हैं। ऐसा कोई जीव इस धरती पे नहीं है जो हमारे लिए लाभकारी ना हो। तो जहाँ तक हो सके इनकी प्रजातियों को हमें बचाना चाहिए। हिरण, बाघ इत्यादि ये सब क्या हैं? ये हमारे बहुत काम के होते हैं। वन, वन्य जीव ये सब क्या होते हैं? समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन हैं। तो वनों से हमें पता ही है वनों के क्या क्या लाभ हैं। तो वन, वन्य जीव ये सब क्या है? समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन हैं। वन हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है? वनों से हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है, वनों से हमें औषधियाँ मिलती हैं, वनों में वन्य जीव रहते हैं और वनों से हमें लकड़ी मिलती है। वनों के हमें अनेक लाभ हैं। वन से क्या है? पर्यावरण में शुद्धता बनी रहती है। वन्य जीव होते हैं, ये भी हमारे लिए बहुत उपयोगी है। ये सीमित मात्रा में है और मानवीय क्रियाकलापों द्वारा ये क्या है? इनकी समाप्ति संभव है। इसलिए इन सब का हमें सोच समझ करके उपयोग करना चाहिए। प्राकृतिक गैस जो होती है वो भी समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक गैस, तो प्राकृतिक गैस इत्यादि ये सब क्या है? समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। पेट्रोलियम, कोयले के बारे में पढ़ेंगे, पेट्रोलियम के बारे में पढ़ेंगे और जो प्राकृतिक गैस है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, इनका निर्माण किससे होता है? जीवाश्म से निर्माण होता है। निर्माण किससे होता है इनका? जीवाश्म से। यानी कि जीवाश्म क्या होते हैं? जीवों के अवशेष। जीवों के जो अवशेष होते हैं उनसे निर्माण होता है। निर्माण किससे होता है? जीवाश्म से। जीवाश्मों से इनका
निर्माण होता है। जीवाश्म क्या है? सजीव प्राणियों के जो मृत अवशेष होते हैं वो क्या होते हैं? जीवाश्म क्या होते हैं? सजीव प्राणियों के जो जिंदे यानी कि जो जितने भी सजीव होते हैं, जिंदा इंसान, जिंदा होते हैं, जीवधारी होते हैं, वो जब मर जाते हैं तो उनके जो मृत अवशेष होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म कहते हैं। मृत सजीव प्राणियों, सजीव प्राणियों के मृत अवशेष, सजीव जो प्राणी होते हैं उनके मरने के बाद जो उनके अवशेष बचते हैं वो होते हैं मृत अवशेष। और इन्हें क्या कहते हैं? जीव प्राणियों के जो मृत अवशेष होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ईंधन कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? जीवाश्म ईंधन कहते हैं। इन्हें जीवाश्म ईंधन कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? जीवाश्म ईंधन कहते हैं। जीवाश्म ईंधन कौन कौन से होते हैं? कोयला कौन कौन सा होता है? कोयला, कोयला क्या है? एक जीवाश्म ईंधन है। मैंने बताया था कि कोयले का निर्माण किस प्रकार होता है। जब वन या क्या होता है, कोई भी लकड़ी होती है वो मिट्टी में दबती जाती है और उच्च दाब और ताप के कारण वायु की अनुपस्थिति में ये बहुत समय बाद में लकड़ी क्या होती है? ये कोयले में परिवर्तित हो जाती है। और जब लकड़ी होती है ये कोयले में परिवर्तित होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? कार्बनीकरण कहते हैं। तो कोयला होता है ये पत्थर जैसा क्या होता है? कठोर होता है। क्या होता है? ये पत्थर जैसा कठोर होता है। कोयला होता है ये काफी कठोर होता है। रंग कोयले का काला होता है। इसका रंग कैसा होता है? रंग काला होता है। और ये क्या होता है? ये इसका रंग काला होता है। और ये क्या है? एक जीवाश्म ईंधन है। ये क्या है? जीवाश्म ईंधन होता है। तो कोयला क्या होता है? पत्थर जैसा कठोर होता है, इसका रंग काला होता है और ये एक जीवाश्म ईंधन है। हम इसका उपयोग ईंधन के रूप में करते हैं। इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो कोयले का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? हमें पता है, हम इसे खाना बनाने का जो ईंधन होता है उसके रूप में प्रयोग करते हैं। हलवाई कोयले का बहुत उपयोग करते हैं। तो खाना बनाने का जो ईंधन होता है उसके रूप में, किसके रूप में? ईंधन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। और रेल इंजन चलाने के लिए जो भाप बनती है उसमें इसका उपयोग किया जाता है। तो रेल इंजन चलाने के लिए भी पहले इसका ज्यादा प्रयोग होता था, अब नहीं होता। रेल इंजन चलाने के लिए, रेल का इंजन जब चलाते हैं तो उसके लिए जो भाप बनानी पड़ती है उसके लिए कोयले का प्रयोग किया जाता है। तो रेल इंजन चलाते समय जब भाप बनानी होती है तो उस भाप के लिए कोयले का प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। तापीय शक्ति संयंत्र जो होते हैं ये क्या होते हैं? जो ये बिजली बनाने वाले संयंत्र होते हैं ना, वहां पे बिजली बनाने के लिए कोयले का प्रयोग किया जाता है। तापीय शक्ति संयंत्रों में, तापीय शक्ति संयंत्रों में, तापीय शक्ति संयंत्रों में इसका प्रयोग किया जाता है। विभिन्न उद्योगों में ईंधन के रूप में भी कोयले का उपयोग किया जाता है। और किसी ईंधन में, एक तो घरों में ईंधन के रूप में, कहाँ पे? घरों में ईंधन के रूप में, और विभिन्न उद्योगों में भी जो होते हैं वो ईंधन के रूप में कोयले का प्रयोग किया जाता है। अब होता है, एक होता है कार्बनीकरण। कार्बनीकरण मैंने समझाया था। कार्बनीकरण क्या होता है?
वनस्पति होती है लंबे, उसके ऊपर मिट्टी की परत जब जमती जाती है और धीमे प्रक्रम द्वारा जो कोयले में परिवर्तन हो जाती है, यानी कि उच्च दाब और ताप के कारण वायु की अनुपस्थिति में वनस्पति जो धीमे प्रक्रम द्वारा जो कोयले में परिवर्तित हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? कार्बनीकरण कहते हैं। वनस्पति का धीमे प्रक्रम द्वारा वनस्पति का धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में जो परिवर्तन होता है, कोयले में परिवर्तन होता है, इसे क्या कहते हैं? कार्बनीकरण कहते हैं। वनस्पति जैसे वन इत्यादि लकड़ी जैसी जिस रूप में भी होती है, ये मिट्टी में दबती जाती है और वहाँ पे क्या होते हैं कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, वायु की उपस्थिति नहीं होती, ऐसे में बहुत ज़्यादा उच्च ताप और दाब के कारण कोयला जो ये वनस्पति होती है, ये धीरे धीरे एक धीमे प्रक्रम में, एक बहुत धीमे प्रक्रम यानी कि बहुत धीमी प्रक्रिया द्वारा बहुत धीरे धीरे ये क्या होता है? कोयले में परिवर्तन हो जाता है। और वनस्पति का धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन होने को क्या कहते हैं? कार्बनीकरण कहते हैं। और ये जो कोयला होता है, ये जब वायु में हम इसे गर्म करते हैं तो ये क्या होता है? जलता है। तो ये वायु में गर्म करने पर जलना, इसको जब हम वायु में गर्म करते हैं तो ये क्या होता है? ये जलने लगता है। तो इसी कारण तो इसका ईंधन के रूप में उपयोग होता है। और जलने पर कोयला क्या होता है? जब कोयले को हम जलाते हैं तो कौन सी गैस उत्पन्न करता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। कोयले को जब हम जलाते हैं तो ये कौन सी गैस उत्पन्न करता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। कोक, कोलतार, कोयला और गैस होता है, इनका उपयोग है, ये उद्योग में कोयले के प्रक्रम द्वारा जो कोयले का जब प्रक्रमण करते हैं तो हमें कौन कौन से पदार्थ प्राप्त होते हैं? तो कोयले के प्रक्रमण द्वारा प्राप्त पदार्थ, कोयले के प्रक्रमण द्वारा प्राप्त पदार्थ, कोयले के प्रक्रमण द्वारा कौन कौन से प्राप्त पदार्थ हैं वो प्राप्त होते हैं? वो होते हैं कोक होता है, कोलतार, और कोयला और गैस। कोयला गैस जो होती है वो इससे प्राप्त होती है। कोयले के प्रक्रमण द्वारा कोक, कोलतार और कोयला गैस प्राप्त होती है। इसके प्रक्रमण द्वारा क्या प्राप्त होती है? कोक, कोलतार और कोयला गैस में जिक्र कर रहे हैं। कोयला होता है, इसका निर्माण जीवाश्म से होता है। ये जीवाश्म क्या होता है? सजीव प्राणियों के जो मृत यानी कि मरे हुए अवशेष होते हैं, जो पीछे बच जाए, किसी चीज से जो पीछे बच जाए वो क्या होता है? अवशेष होता है। और इन्हें जीवाश्म ईंधन कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? जीवाश्म ईंधन कहते हैं। कोयला क्या होता है? कोयला पत्थर की तरह कठोर होता है, इसका रंग काला होता है और कोयला एक जीवाश्म ईंधन है। इसका उपयोग ईंधन के रूप में घरों और उद्योगों में किया जाता है। रेल इंजन में जो होता है वो भाप, रेल इंजन चलाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। भाप बनाते हैं ताकि शक्ति संयंत्रों में कोयले का जो उपयोग है वो बिजली बनाने में किया जाता है। कोयला होता है, ये वायु में यदि हम इसे गर्म करेंगे तो ये गर्म करने पर ये
गैस उत्पन्न करता है। कार्बनीकरण क्या होता है? वनस्पति का धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन क्या होता है? कार्बनीकरण कहलाता है। तो कोयले का धीमे प्रक्रम द्वारा, वनस्पति का धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन क्या कहलाता है? कार्बनीकरण कहलाता है। अब हम जो कोयले के प्रक्रमण द्वारा जो पदार्थ प्राप्त होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? कोक, कोल तार और कोयला गैस। कोयले के प्रक्रमण द्वारा कौन कौन से पदार्थ प्राप्त होते हैं? कोक, कोल तार और कोयला गैस। अब हम कोक के बारे में पढ़ते हैं। कोक क्या होता है? कठोर होता है। कोक क्या होता है? अब हम कोक के बारे में पढ़ेंगे। ये क्या होता है? ये कठोर होता है। कठोर यानी कि ये काफी, ये नरम नहीं होता, इसको तोड़ना मुश्किल होता है। कोक होता है कठोर होता है। इसका रंग काला होता है। कोक का रंग कैसा होता है? काला होता है। और ये क्या होता है? कार्बन का शुद्ध रूप होता है। कार्बन का शुद्ध रूप होता है। कोक कार्बन का जो शुद्ध रूप है वो क्या होता है? कोक होता है। कार्बन का शुद्ध रूप। और ये क्या होता है? सरंध्र होता है। सरंध्र होता है। ये इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? पोरस। इंग्लिश में पोरस क्या होते हैं कहते हैं, यानी कि ये भाप बन जाता है। तो कोक होता है ये वायु में खुला छोड़ने पर इसकी भाप बन जाता है। इसे क्या कहते हैं? सरंध्र कहते हैं। इसका जो उपयोग है वो कहाँ किया जाता है? इस्पात के औद्योगिक निर्माण में और धातुओं के निष्कर्षण में। इस्पात के औद्योगिक, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? इस्पात के औद्योगिक निर्माण में, धातुओं के निष्कर्षण में। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? इस्पात के औद्योगिक निर्माण में। कहाँ किया जाता है? इस्पात के औद्योगिक निर्माण में। इस्पात के औद्योगिक निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। और जो धातु होते हैं उनके निष्कर्षण में। धातुओं का निष्कर्षण क्या होता है? जब धातु हमें निकालते हैं हम, तो वो क्या होते हैं? वो अशुद्ध रूप में होते हैं। और उनकी अशुद्धियों को दूर करना क्या कहलाता है? निष्कर्षण कहलाता है। तो धातुओं के निष्कर्षण में, धातुओं के निष्कर्षण में कहाँ किया जाता है? धातुओं के निष्कर्षण में इसका उपयोग किया जाता है। कोक होता है कठोर होता है। कार्बन का शुद्ध रूप होता है। कोक क्या होता है? कोक कठोर होता है। कार्बन का शुद्ध रूप होता है। और ये क्या होता है? इसका रंग काला होता है। सरंध्र होता है। इसका उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण में किया जाता है और धातुओं के निष्कर्षण में कोक का उपयोग किया जाता है। अब हम कोलतार के बारे में जिक्र करते हैं। कोलतार हमने देखा ही होगा कि सड़कों के निर्माण में कोलतार का उपयोग हमने होता हुआ देखा था। पहले बहुत ज्यादा उपयोग होता था, आजकल बिटुमेन का उपयोग ज्यादा होता है, परंतु छत के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। कोलतार क्या होता है? काला, बहुत काला होता है और ये बहुत गाढ़ा होता है। द्रव, ये काला और गाढ़ा द्रव होता है। काला और गाढ़ा द्रव होता है। कोलतार क्या होता है? काला और गाढ़ा द्रव होता है। इसमें से दुर्गंध आती है। तो क्या आती है? इसे अप्रिय गंध आती है जो हमें अच्छी नहीं लगती। तो इसमें से अप्रिय गंध आती है और लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। यानी कि इसमें 200 पदार्थ मिले हुए होते हैं। तो इसमें लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। ये लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। ये कितने
लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। कोलतार से प्राप्त जो उत्पाद होते हैं उनका उपयोग कहाँ किया जाता है? इसका प्रारंभिक पदार्थों के रूप में विभिन्न जो पदार्थों के औद्योगिक निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? विभिन्न प्रारंभिक पदार्थों के रूप में विभिन्न पदार्थों के औद्योगिक निर्माण में प्रारंभिक पदार्थों के रूप में प्रारंभिक पदार्थों के रूप में विभिन्न पदार्थों के औद्योगिक निर्माण में विभिन्न पदार्थों के औद्योगिक निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। प्रारंभिक पदार्थों के रूप में विभिन्न पदार्थों के जो औद्योगिक निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। उद्योगों में इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? उद्योगों में इसका उपयोग किया जाता है। उद्योगों में इसका उपयोग होता है जैसे संश्लेषित जो रंग होते हैं वो बनाने में, कृत्रिम रंग होते हैं वो बनाने में संश्लेषित रंग बनाने में, और कहाँ किया जाता है? विस्फोटक बनाने में, विस्फोटक बनाने में, और कहाँ किया जाता है? संश्लेषित रंग बनाने में, विस्फोटक बनाने में, सुगंधित जो प्लास्टिक होता है उसको बनाने में, सुगंधित प्लास्टिक को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। औषधियों के निर्माण में, यानी कि जो दवाइयाँ होती हैं उनको बनाने के लिए भी कोलतार का उपयोग किया जाता है। औषधि निर्माण में, औषधियों के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। नेफ्थलीन की गोलियां होती हैं जो मौत और कीटों को भगाने के लिए उपयोग की जाती हैं, वो कोलतार से बनाई जाती हैं। पेंट जो होता है उसमें भी कोलतार का प्रयोग किया जाता है। और इसमें जो प्लास्टिक जो फोटोग्राफी की सामग्री होती है वो बनाने में, और छतों को बनाने में, घरों की छतें होती हैं उनको बनाने में भी कोलतार का उपयोग किया जाता है। फोटोग्राफिक सामग्री बनाने में, फोटोग्राफिक सामग्री बनाने में, छत बनाने में, घरों की जो छतें होती हैं वो बनाने में कोलतार का उपयोग किया जाता है। तो हमने देखा कि और इसका औषधि निर्माण में किस में प्रयोग किया जाता है? नेफ्थलीन की गोलियां बनाने में। और नेफ्थलीन की जो गोलियां होती हैं वो किस काम आती हैं? नेफ्थलीन की जो गोलियां हैं वो बनाने में, नेफ्थलीन की गोलियां किस काम आती हैं? कीट और मौत भगाने में, कीट और मौत भगाने में जो नेफ्थलीन की गोलियां होती हैं वो काम आती हैं। तो ये जो नेफ्थलीन की गोलियां होती हैं ये कोलतार से बनती हैं। नेफ्थलीन काला और गाढ़ा द्रव होता है। कोलतार क्या होता है? काला और गाढ़ा द्रव होता है। इसकी गंध होती है वो अप्रिय होती है। लगभग 200 पदार्थों को मिलकर के ये बना होता है। इससे 200 पदार्थ होते हैं। इससे औषधियाँ बनाती है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? औषधियाँ बनाने में। प्रारंभिक पदार्थों के रूप में विभिन्न जो उद्योग होते हैं उनके
विभिन्न पदार्थों का जब औद्योगिक निर्माण होता है तो वहाँ पे प्रारंभिक पदार्थ के रूप में कोलतार का उपयोग होता है। फोटोग्राफिक सामग्री बनाने में, छतें बनाने में कोलतार का उपयोग किया जाता है। सुगंधित प्लास्टिक बनाने में, औषधियाँ बनाने में, जैसे नेफ्थलीन की जो गोलियाँ होती हैं वो किस काम आती हैं, कीट और मौत भगाने में काम आती हैं और ये कोलतार से बनती हैं। संश्लेषित रंग होते हैं जो आजकल हम कपड़े वगैरह डाई करवाते हैं तो उनमें भी ये प्रयोग किया जाता है। विस्फोटक बनाने में, विस्फोटक जो बारूद इत्यादि होते हैं ना, जो विस्फोट वाली सामग्री होती है उन्हें विस्फोटक कहते हैं, वो बनाने में, औषधि निर्माण में, पेंट में इसका कोलतार का उपयोग किया जाता है। अब हम कोयला गैस जो होती है उसके बारे में जिक्र करेंगे। कोयला गैस क्या होती है? कोयला गैस, कोयला गैस क्या होती है? कोयला गैस होती है, कोयला का जब प्रक्रमण होता है और उस समय जब कोक बनाते हैं तो उस समय इसकी प्राप्ति होती है। कोयला प्रक्रमण द्वारा कोक बनाते समय इसकी प्राप्ति होती है। इसकी प्राप्ति कैसे होती है? कोयला प्रक्रमण द्वारा, कोयला प्रक्रमण द्वारा कोक बनाते समय, कोयला प्रक्रमण द्वारा जो कोयला प्रक्रमण होता है उसके द्वारा कोक बनाते हैं उस समय कोयला गैस की प्राप्ति होती है। कोयला प्रक्रमण संयंत्र के निकट स्थापित बहुत से उद्योग होते हैं। जो कोयला प्रक्रमण संयंत्र होते हैं उसके पास बहुत से उद्योग स्थापित होते हैं और उन उद्योगों के ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? ईंधन के रूप में। कहाँ किया जाता है? ईंधन के रूप में। ईंधन के रूप में जब कहाँ किया जाता है? कोयला प्रक्रमण जो संयंत्र होते हैं उनके निकट बहुत से उद्योग स्थापित होते हैं। उन उद्योगों के जो होते हैं उनके ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। 1810 में पहली बार लंदन में कोयला गैस का उपयोग किया गया था। इसका कोयला गैस का प्रथम बार उपयोग कब किया गया? प्रथम बार उपयोग इसका प्रथम बार उपयोग इसका कब किया गया था? 1810 लंदन में इसका पहली बार उपयोग किया गया था। फिर 1820 न्यूयॉर्क में जो सड़कों पर रोशनी के लिए इसका उपयोग किया गया था। 1820 न्यूयॉर्क में सड़कों पर रोशनी के लिए, न्यूयॉर्क में सड़कों पर रोशनी के लिए कोयला गैस का प्रयोग, सड़कों पर रोशनी के लिए उपयोग, रोशनी के लिए इसका उपयोग किया गया था। रोशनी के लिए कोयला गैस का उपयोग किया गया था। तो ये कोयला गैस का उपयोग था। और आजकल ऊष्मा के स्रोत के रूप में उपयोगी रोशनी के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाता है। तो अब हम आगे पेट्रोलियम के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम इसका एक बार और रिवीजन कर लेते हैं कि कोयला गैस है, इसकी प्राप्ति कोयला प्रक्रमण द्वारा जो कोक बनाते समय इसकी प्राप्ति होती है। और ये क्या होती है? इसका उपयोग विभिन्न ईंधन के रूप में किया जाता है। प्रथम बार इसका 1810 लंदन में प्रयोग किया गया था और 1820 न्यूयॉर्क में सड़कों पर रोशनी जलाने के लिए इसका उपयोग किया गया था। तो ये था इसका उपयोग कोयला प्रक्रमण संयंत्र के निकट बहुत से जो इसके रूप में उपयोग किया जाता है, ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। पेट्रोलियम का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। जो पेट्रोलियम से जो डीजल प्राप्त होता है, डीजल का क्या है? जो उपयोग है भारी वाहनों को चलाने में और पेट्रोल को हल्के स्वचालित वाहनों में। ठीक है, हल्के
स्वचालित वाहनों में, हल्के स्वचालित वाहनों में, जैसे मोटरसाइकिल, स्कूटर ये होते हैं ना, ये क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, पेट्रोल से चलते हैं। और ये किससे चलते हैं, पेट्रोल से चलते हैं। किससे चलते हैं, ये पेट्रोल से चलते हैं। और जो हल्के स्वचालित वाहन होते हैं उनको चलाने के लिए पेट्रोल से, जैसे कार, स्कूटर इत्यादि, ये किससे चलते हैं, ये पेट्रोल से चलते हैं। मोटरसाइकिल होता है, कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर इत्यादि, ये किससे चलते हैं, पेट्रोल से चलते हैं। और जो भारी वाहन होते हैं वो डीजल से चलते हैं। भारी वाहन होते हैं वो किससे चलते हैं, डीजल से चलते हैं। तो डीजल जो इससे होते हैं वो क्या होते हैं, भारी वाहन। भारी वाहन जैसे ट्रैक्टर, ये ट्रैक्टर इत्यादि, ये किससे होते हैं। और वैमानिक ईंधन के रूप में भी डीजल का प्रयोग किया जाता है। वैमानिक ईंधन के रूप में भी डीजल का प्रयोग किया जाता है। तो भारी वाहन, ट्रक, ट्रैक्टर इत्यादि, ये सब किससे चलते हैं, ट्रैक्टर इत्यादि, ये डीजल से चलते हैं। क्योंकि पेट्रोल और जो डीजल होते हैं, पेट्रोल और डीजल होते हैं, ये पेट्रोलियम से प्राप्त होते हैं। तो पेट्रोलियम का उपयोग ईंधन के रूप में होता है, हल्के स्वचालित वाहनों में होता है, भारी वाहनों में इसका उपयोग किया जाता है। पेट्रोल और डीजल की प्राप्ति किससे होती है, पेट्रोलियम से होती है। पेट्रोलियम को काला सोना भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, काला सोना। इसको क्या कहा जाता है, काला सोना होता है। और पेट्रोलियम का निर्माण कैसे होता है, समुद्र में रहने वाले जीव जो होते हैं वो मरकर समुद्र की तलहटी में चले जाते हैं और वहां पे मिट्टी की परत इन पर चढ़ती रहती है। उच्च दाब और ताप के कारण वायु की अनुपस्थिति में ये जो मृत अवशेष होते हैं जीवों के, ये धीरे धीरे क्या होते हैं, ये पेट्रोलियम में बदल जाते हैं। ये इसको बदलने में इस धीमे प्रक्रम में जो लाखों वर्ष के स्वचालित वाहन, स्कूटर और ये जो होते हैं मोटरसाइकिल, ये चलते हैं। ट्रक और ट्रैक्टर डीजल से चलते हैं। वैमानिक ईंधन के रूप में, यानी कि वायुयान उड़ाने के लिए भी डीजल का उपयोग किया जाता है। अब पेट्रोलियम का जो निर्माण होता है वो कैसे होता है, पेट्रोलियम का निर्माण होता है वो किस प्रकार होता है। पेट्रोलियम का निर्माण होता है ये जो समुद्र में रहने वाले जीवों से। कैसे होता है इसका निर्माण, समुद्र में जो रहने वाले जीव होते हैं, समुद्र में रहने वाले जीवों द्वारा, समुद्र में रहने वाले जीवों द्वारा इसका निर्माण होता है। क्योंकि जो पेंदे क्या होता है, नीचे चले जाते हैं। पेंदे समुद्र में नीचे चले जाते, पेंदे में जम जाते हैं। समुद्र के पेंदे में जम जाते हैं। फिर इसके ऊपर रेत और मिट्टी की तह द्वारा ये ढक जाते हैं। रेत और मिट्टी की तह, जो तह होती है उसके द्वारा, तह द्वारा ढक जाते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है कि अब समुद्र में रहने वाले जीवों द्वारा होते हैं। कैसे होता है, पानी में जो मृत जीव होते हैं जो वो समुद्र के पेंदे में जम जाते हैं और इनके ऊपर रेत और मिट्टी की तह होती है, उनसे ढक जाते हैं, यानी कि इनके ऊपर रेत और मिट्टी जमती जाती है। फिर क्या होता है, लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति में क्या होता है, उच्च दाब और ताप से मृत जीव होते हैं वो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में बदल जाते हैं। लाखों वर्षों में इसका निर्माण होता है। पेट्रोलियम का निर्माण कैसे कहा होता है, लाखों वर्षों में उच्च दाब
होगी। जब मिट्टी जमती जाती है तो वहां पे वायु कहाँ से रहेगी, बहुत ज्यादा दबाव होता है, वहां पे वायु वैसे भी नहीं होती, तो उच्च दाब इस कारण से बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है। क्योंकि मिट्टी की परतें, बहुत परतें जम जाती है तो उससे उच्च दाब हो गया, और मिट्टी की जब इतनी परतें जम जाएगी तो वहां पे बहुत ज्यादा गर्मी होगी, तो बहुत ज्यादा गर्मी होगी। और जब मिट्टी इतनी ज्यादा जम जाएगी तो वहां पे वायु का प्रवेश कहाँ होगा, तो वायु की अनुपस्थिति में, वायु की अनुपस्थिति में इसका क्या है, पेट्रोलियम का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, जो मृत जीव होते हैं वो क्या होते हैं, पेट्रोलियम में परिवर्तित हो जाते हैं। मृत जीवों का पेट्रोलियम में परिवर्तित होना, पेट्रोलियम में परिवर्तित होना। उच्च दाब और ताप के कारण जो ये वायु की अनुपस्थिति में लाखों सालों में ये क्या होते हैं, मृत जीव होते हैं, ये पेट्रोलियम में बदल जाते हैं। इस प्रकार से पेट्रोलियम का निर्माण होता है। ये जो पेट्रोलियम होता है, पेट्रोलियम और जो प्राकृतिक गैस होती है वो दोनों ही इस प्रकार से बनती है। सिर्फ पेट्रोलियम ही नहीं, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस दोनों का निर्माण इसी प्रकार होता है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस दोनों का निर्माण इसी प्रकार से होता है। इसका मैं ग्राफ समझा देती हूँ। जैसे ये क्या होती है, ये है, ये किसकी है, पानी की चट्टानें हैं, पानी की चट्टानें हैं, ये पानी की चट्टानें हैं। ये पानी की चट्टानें नीचे होती हैं, क्यों होती है, क्योंकि पानी भारी होता है। पेट्रोलियम और जो प्राकृतिक गैस होती है उसकी चट्टानें ये हैं। ये चट्टानें किसकी हैं, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की। पेट्रोलियम और किसकी है, प्राकृतिक गैस की चट्टानें हैं। इसकी चट्टानें पानी की चट्टानों के ऊपर होती है। कारण क्या होता है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस होते हैं ये हल्के होते हैं, और ये तो क्योंकि ये पानी की चट्टानें नीचे हैं, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की चट्टानें ऊपर है, तो इससे हमें एक और क्या पता चल गया कि ये दोनों मिक्स नहीं होते, इनकी अलग चट्टानें हैं, और पानी की अलग चट्टानें हैं, और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की चट्टानें होती है अलग होती है, ये मिले हुए नहीं होते। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस होती है, पानी में नहीं मिलती है। समुद्र में रहने वाले पेट्रोलियम का निर्माण कैसे होता है, समुद्र में रहने वाले जीवों द्वारा। पानी में मृत जीव होते हैं वो समुद्र के पैदे में जम जाते हैं, और यहाँ पे रेत और मिट्टी की इनके ऊपर क्या है, फिर परतें जमती जाती है। ऐसे लाखों साल जब बीत जाते हैं इनके ऊपर परतें जमती जाती है, इसके कारण इनके ऊपर बहुत ज्यादा दबाव हो जाता है और बहुत ज्यादा गर्मी उत्पन्न होती है, और वहाँ पे वायु भी उपस्थित नहीं होती। तो जो वो मृत जीव होते हैं वो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित हो जाती है। तो इस प्रकार पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस होती है उसका निर्माण होता है। तो ये अब आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे ये कोई जीव है, ये कोई जीव है, ये क्या है, ये समुद्र है, ये समुद्र है। तो यहाँ पे क्या है, ये जीव है, ये समुद्र का ये पैदा है। तब ये मरेगा तो समुद्र में रहने वाला जीव ऐसे तो तैरता रहता है, मछली इत्यादि होते हैं, ये तैरते रहते हैं। बट ये क्या होते हैं, जब मरेंगे तो ये कहाँ चले जाएंगे, नीचे चले जाएंगे। फिर ये क्या होगा, इनके ऊपर मिट्टी जमती जाएगी। तो हमें पता है कि वहाँ पे फिर इसको बहुत ज़्यादा दबाव हो जाता है, बहुत ज़्यादा उष्मा प्राप्त होती है, और वायु वहाँ पे रहती नहीं। तो इस कारण ये लाखों सालों में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। तो मृत जीवों से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस बनती है। पेट्रोलियम का परिष्करण होता है वो किस प्रकार होता
पहली बात तो जो ये पेट्रोलियम होता है ये गहरे रंग का एक तेलीय द्रव होता है। क्या होता है? गहरे रंग का तेलीय द्रव होता है, गहरे रंग का तेलीय द्रव होता है। और ये क्या होता है? इसमें से अप्रिय गंध आती है, यानी कि अच्छी खुशबू इसकी नहीं होती, अप्रिय गंध आती रहती है, इसमें से अप्रिय गंध आती रहती है। विभिन्न संघटक होते हैं, विभिन्न संघटकों का ये क्या होता है? मिश्रण होता है, विभिन्न संघटकों का मिश्रण होता है। इसके विभिन्न संघटक कौन से होंगे? वो पेट्रोल, डीजल, पैराफिन, मोम और कौन से हो गए? और स्नेहक तेल हो गए। तो विभिन्न संघटकों का मिश्रण होता है। ये क्या होता है? विभिन्न संघटकों का एक मिश्रण होता है। इसके विभिन्न संघटक कौन कौन से होते हैं? पेट्रोल, डीजल, कौन से हो गए? डीजल, पैराफिन, मोम। पैराफिन जो मोम होता है वो इससे प्राप्त होता है, पैराफिन, मोम। और कौन से होता है? इससे स्नेहक तेल प्राप्त होता है। इससे क्या होता है? स्नेहक तेल जो है वो इससे प्राप्त होता है। विभिन्न संघटक कौन कौन से होते हैं? पेट्रोल, डीजल, पैराफिन, मोम और स्नेहक तेल इत्यादि का ये मिश्रण होता है। इसका परिष्करण होता है। पेट्रोलियम के जो विभिन्न संघटक होते हैं उनको पृथक करने का जो प्रक्रम होता है उसे क्या कहते हैं? परिष्करण कहलाता है। तो परिष्करण क्या होता है? पेट्रोलियम के विभिन्न जो संघटक हैं उनको अलग करना। वो क्या होता है? पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों को अलग करना। पेट्रोलियम के जो संघटक कौन से? पेट्रोल, डीजल, पैराफिन, मोम, स्नेहक तेल इत्यादि होते हैं ना, इनको जो अलग करते हैं पेट्रोलियम से, तो ये क्या कहते हैं? परिष्करण कहते हैं। विभिन्न संघटकों को अलग करना। पेट्रोलियम के जो विभिन्न संघटक होते हैं उनको अलग करना क्या कहता है? पेट्रोलियम का जो परिष्करण होता है वो कहा जाता है। पेट्रोलियम का जो परिष्करण होता है वो कहाँ होता है? पेट्रोलियम परिष्करणी में ये होता है। ये कहाँ होता है? पेट्रोलियम परिष्करणी में ये होता है। पेट्रोलियम परिष्करणी में जो पेट्रोलियम का परिष्करण है वो होता है। ये कहाँ होता है? पेट्रोलियम परिष्करणी में ये कार्य संपादित होता है। तो अब हमने देखा कि पेट्रोलियम का परिष्करण के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पेट्रोलियम क्या होता है। गहरे रंग का जो तेलीय द्रव होता है, इसमें से अप्रिय गंध आती है, इसका परिष्करण होता है। जो होता है पेट्रोलियम के जो विभिन्न संघटक होते हैं उनको अलग करना परिष्करण कहलाता है। और ये पेट्रोलियम का परिष्करण क्या होता है? पेट्रोलियम परिष्करणी में ये काम होता है। पेट्रोलियम के विभिन्न संघटक कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं पेट्रोल, डीजल, पैराफिन, मोम और स्नेहक